आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें और ये रही आज की सुर्खियां। नॉर्थ गाजा में आईडीएफ और हमास के बीच लड़ाई हुई खतरनाक। साउथ गाजा में मारा गया इजराइल का टैंक कमांडर। 61 फलस्तीनियों की भी मौत। हाइफा में हिजबुल्लाह ने कमांड बेस उड़ाने का किया दावा। आईडीएफ के कई और अड्डों पर ड्रोन और मिसाइलों से किया हमला। गजा से लेबनान तक इजराइल ने की 230 टारगेट्स पर बमबारी। लगातार बढ़ रही शहीदों की तादाद। तुर्कमेनिस्तान में मिले रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और ईरान के सदर मसूद पेजिशकियान। वेस्ट और इजराइल के माथे पर पड़े बल। और अरबपति एलन मस्क ने दिखाई टेस्ला की रोबो टैक्सी की पहली झलक। 2026 तक सड़कों पर उतरेगी बिना ड्राइवर वाली कैब। आजाद बोल इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 11 अक्टूबर 2024 और आप देख रहे हैं रात 10 बजे का स्पेशल शो दुनिया भर की खबरें। चलिए शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का ये सफर तफसील से। पहले कुछ इधर की उधर की खबरें मिक्स होंगी और आखिर में फिर आपको मिडिल ईस्ट बीच से ले चलेंगे। 11 अक्टूबर को तुर्कमेनिस्तान में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और ईरान के सदर मसूद पेजिशकियान के बीच मुलाकात हुई। दोनों लीडर्स ने वेस्ट एशिया के हालात को लेकर तबादला ख्याल किया, चर्चा की। आजकल इजराइल और ईरान के बीच टेंशन्स अपनी उरूज पर हैं, अपनी शबाब पर हैं। ऐसे में पुतिन और पेजिशकियान की इस मुलाकात पर दुनिया भर की नजरें जमी थीं। कहीं कोई ऐलान हो सकता है, क्या लोग जानना चाहते थे, लेकिन ऐसे ऐलान कहाँ पब्लिक किए जाते हैं। पुतिन ने मुलाकात के दौरान कहा कि ईरान और रूस का रिश्ता बहुत मजबूत है और ईरान तरक्की की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक हफ्ते पहले ही रूस के प्राइम मिनिस्टर ने भी ईरानी प्रेसिडेंट मसूद पेजिशकियान और वाइस प्रेसिडेंट रजा आरिफ से ईरान में मुलाकात की थी। रूस और ईरान दोनों पर वेस्ट ने कई तरह की पाबंदियां लगा रखी हैं और दुनिया ये जानती है कि जब जब प्यार पे पहरा हुआ है, प्यार और भी गहरा हुआ है। इन्हीं पाबंदियों ने दोनों ईरान और रूस दोनों को करीब लाने में अहम रोल निभाया है। जैसे संजय दत्त और पूजा भट्ट सड़क में करीब आ गए थे। अमेरिकी पाबंदियों के चलते ईरान को एक ऐसे ताकतवर दोस्त की जरूरत है जो उसे हथियारों की सप्लाई कर सके। उधर यूक्रेन की जंग की वजह से अलगाव झेल रहे पुतिन को भी रूस के लिए ईरान की शक्ल में अमेरिका से न डरने वाला एक मजबूत दोस्त मिला है। दोनों के बीच ये मुलाकात तुर्कमेनिस्तान में 18वीं सदी के एक कवि यानी कि एक पोएट की 300वीं सालगिरह के एक प्रोग्राम में हुई है। तुर्कमेनिस्तान में पुतिन दूसरी कतार के ऐसे मुस्लिम ममालिक के लीडर से भी मिले जो आज के दौर में वेस्ट की जी हुजूरी नहीं कर रहे हैं। कुछ की मजबूरियां हैं, कुछ ने अपना स्टैंड बदल दिया है, कुछ ने हवाओं का रुख भाप लिया है। प्रोग्राम में पुतिन ने पाकिस्तानी सदर आसिफ अली जरदारी और सेंट्रल एशियाई ममालिकों जैसे कि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान या उज़्बेकिस्तान के लीडर से भी मुलाकात की। रूस की ईरान और मुस्लिम वर्ल्ड से बढ़ती नज़दीकियां वेस्ट के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही हैं। फिलहाल उम्मीद ये की जा रही है कि पेजिशकियान और पुतिन के बीच इजराइल को लेकर भी कोई ऐसी बात हुई होगी जो फिलहाल बाहर तो नहीं आएगी। रॉयटर्स ने दोनों की मुलाकात की जो समरी पेश की है वो अपने आप में सब कुछ बयान करने के लिए काफ़ी है। अभी तक की बात में मैंने आपको नहीं बताया था, ये 4 पॉइंट बड़े अहम हैं। लिखा है कि पुतिन इनवाइट्स पेजिशकियान टू रशिया फॉर ऑफिशियल विजिट। ऑफिशियल विजिट के लिए ईरानी सदर मसूद पेजिशकियान को रूस के सदर पुतिन ने अपने यहाँ आने की दावत दी है। ईरान एंड रशिया क्लोज टू साइनिंग स्ट्रेटजिक ट्रीटी। इनके बीच एक स्ट्रेटजिक संधि होगी ईरान और रशिया के, और ये बहुत जल्द हो सकती है। यूएस कंसर्न्ड ओवर क्लोजर ईरान रशिया टाइज। अब दोनों की दोस्ती, मोहब्बत नामे, इकरारनामे चल रहे हैं तो अमेरिका परेशान हो रहा है। परेशान होना लाजिम है, दोनों दुश्मन मोहब्बत कर रहे हैं। वॉशिंगटन एक्यूजेस ईरान ऑफ सप्लाइंग मिसाइल्स टू रशिया। अमेरिका ने ईरान पर इल्जाम लगाया है कि वो रूस को मिसाइल सप्लाई कर रहा है, वो मिसाइलें जो यूक्रेन के ऊपर बरस रही हैं। जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ कहना पड़ेगा। बढ़ते हैं आगे। इसी सिलसिले में बिल्कुल अलहदा मुख्तलिफ खबर है कि यूक्रेन ने एशिया की कंट्रीज से रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की गिरफ्तारी की मांग की है। कहा कि पुतिन को पकड़ो। यूक्रेन ने तुर्कमेनिस्तान से रूसी प्रेसिडेंट के खिलाफ जारी हुए आईसीसी के गिरफ्तारी वारंट को अमल में लाने की गुजारिश की है। यूक्रेन ने कथित वॉर क्राइम्स के लिए आईसीसी से पुतिन के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट का मुद्दा उठाया और तुर्कमेनिस्तान को उसके कानूनी फर्ज की याद दिलाई। हालांकि यूक्रेन ये भूल गया कि तुर्कमेनिस्तान आईसीसी के फैसलों को मान्यता नहीं देता है।
सोचिए पुतिन के खिलाफ कितनी जल्दी आईसीसी से वारंट निकल गया था गिरफ्तारी का। अब वो बस गिने चुने ममालिक में ही जा सकते हैं, जबकि बेंजामिन नेतन्याहू और योव गैलेंट के खिलाफ अभी तक वो वारंट पेंडिंग है और वो लोग बड़े बड़े लोग पहुंच रहे हैं उसे रुकवाने, नाम नहीं ले रहा, आपको पता है। इसी साल अगस्त के आखिर में यूक्रेन ने मंगोलिया से भी इसी तरह की मांग की थी जब पुतिन वहां गए थे। उन्हें तो चंगेज खान बना दिया था वहां। तब मंगोलिया ने ये कहते हुए इस मांग को मानने से इनकार कर दिया था, यूक्रेन की मांग को, कि वो रूस यूक्रेन के झगड़े के सिलसिले में न्यूट्रल रहने की पॉलिसी को फॉलो करता है। फिलहाल यूक्रेन की नई मांग पुतिन के तुर्कमेनिस्तान के दौरे पर जाने के बाद आई है। लाओस के दौरे पर गए भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो से मुलाकात की। ये मुलाकात आसियान बैठक से अलग की गई, बड़ी चर्चा में रही। दोनों ममालिक के पीएम करीब 1 साल बाद इस बैठक में मिल रहे थे। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने भारत पर कनाडा के खालिस्तानी लीडर के कत्ल में शामिल होने का इल्जाम जब लगाया था, तब उसके बाद 1 साल पहले दोनों ममालिक की हुकूमतों के बीच कड़वाहट बढ़ गई थी। जस्टिन ट्रूडो ने बैठक के बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया, नहीं बताया मोदी से क्या बात हुई, बस यही कहा कि जो मामले बड़े बड़े हैं वो सुलझा लिए जाएं। लिहाजा ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि मोदी की उनसे किस मुद्दे पर ज्यादा अहम बात हुई है। लेकिन अगर आप भारत के इन 2 बड़े मीडिया हाउस की हिंदी के हेडलाइंस देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जस्टिन ट्रूडो मोदी के आगे रो रो कर गिड़गिड़ाए हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे चीन आंख देखकर, लाल आंख देखकर थर्रा जाता है और पाकिस्तान छाती देखकर घबरा जाता है। किसी भी मुल्क पर फतह हासिल करने के लिए भारत का मीडिया ही काफी है। हमें तो गोली चलाने की कभी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, जंग तो हम मीडिया की बकलौली से ही जीत जाएंगे। क्या कहते हो पुत्तन? हमने सही कहा या नहीं कहा? जवाब जरूर देना। चलिए आते हैं मिडिल ईस्ट की खबरों पर। सबसे पहले तो ये देख लीजिए, इजरायली नेशनल न्यूज ने ही बताया है, उन्हीं का पेपर वेबसाइट है, कि टैंक कमांडर ईते फोगेल मारा गया है गजा में। ईते फोगेल नाम था इस बंदे का, टैंक कमांडर था। गजा में लड़ाई बहुत भयंकर हो रही है, साउथ गजा में, रफा में ज्यादा है लड़ाई और नॉर्थ गजा में तो है ही है। तो 22 साल का ईते फोगेल टैंक कमांडर था और ये याकिर समारिया का रहने वाला था, इजराइल का। ये आज साउथ गजा में मारा गया। इसके ऊपर एंटी टैंक मिसाइल मारी गई थी। पता ये चला है कि इनके टैंक को भी नुकसान पहुंचा है, हालांकि बहुत डिटेल 3.5 लाइन की खबर दी है, ज्यादा बताया नहीं इजरायली वेबसाइट ने। तो वहां पर टैंक के ऊपर लगातार निशाने लग रहे हैं और फौजियों की जान जा रही है। ये भी किसी की मां के बच्चे थे, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू की जंग की सनक ने, इनके कजिन थे एल्काना नावोन, वो भी अभी जस्ट 1 हफ्ते पहले जेनिन में, वेस्ट बैंक में मारे गए थे, जहां प्रेसिडेंस मूवमेंट के लड़ाकों से उनका सामना हुआ था। बढ़ते हैं आगे। हिजबुल्लाह के ड्रोन्स ने आईएफ के कमांड बेस को हाइफा में निशाना बनाया है। इसकी हेडलाइन बनाई है अल मयादीन ने, और पूरी अंदर कई खबरें दी हैं कि कितने बजकर कितने मिनट पर कहां कहां हमला किया। यहां सिर्फ जिक्र हाइफा में एक कमांड बेस का है, लेकिन अंदर हमने जब पढ़ा तो भैया हम आपको नाम बता दे रहे, टाइमिंग तो नहीं बताएंगे। हिजबुल्लाह के फाइटर्स ने जो है अल इबाद मिलिट्री बेस को निशाना बनाया गाइडेड मिसाइल से सुबह 7:20 पे। चलो एक बता दिया, इसके बाद आखिरी वाले का टाइम बताएंगे। इसके बाद बनाया गया जेलवुन में इजरायली सोल्जर्स की गैदरिंग थी, जमावड़ा लगा हुआ था, वहां पर रॉकेट बैरेज दागे, उनको घायल करने का दावा किया। फिर इसके बाद इन्होंने एरियल अटैक करे, एयर डिफेंस कमांड बेस किरियत एलेजर में वहां किए, ड्रोन से किए। इसके बाद इन्होंने यिफ्चास बेस है उसको निशाना बनाया रॉकेट साल्वो से। इसके बाद कफार जोलेट सेटलमेंट पर भी इन्होंने रॉकेट दागे। फिर आखिर में दोपहर 2:25 पर 11 अक्टूबर को इन्होंने यारा सेटलमेंट जो है उस पर रॉकेट दागे। ये इनके कुछ 5-6 ऑपरेशंस थे, हमने आपको बता दिए। इसके अलावा सर मैडम, इजराइल नेशनल न्यूज़ की खबर है कि हिजबुल्लाह लगातार ड्रोन्स और रॉकेट हमले कर रहा है इजराइल पर, लेकिन उसी की बायलाइन में लिखा हुआ है कि इजराइल भी तो कम नहीं है भाई, उस पर हमला करोगे वो भी हमला करेगा। उसने आज ऐलान किया कि पिछले कुछ घंटों में लेबनान और गजा पर
230 टारगेट्स पर उसने बमबारी की है। चुन लिए टारगेट कि यहाँ करना है, यहाँ ये लोग हैं, ये हमें नुकसान पहुंचाएंगे। वहां उसने जबरदस्त तरीके से बमबारी करके नेस्त नाबूद किया, लोग मारे गए, कुछ लोग जो है वो जख्मी हुए हैं। अच्छा, एक और अटैक हुआ था जिसके बारे में हमने शायद आपको पहले भी बताया था आज ही, कि एक फॉरेन वर्कर मारा गया है। अब इस खबर को हमने क्यों लिया? एक फॉरेन वर्कर हिजबुल्लाह के हमले में नॉर्थ में मारा गया है। एक गोला था, बम जो था उसके पास आकर फटा गलीली में और वो मारा गया। ये थाईलैंड का रहने वाला था। मुझे अपने लोगों की फिक्र हो रही है जो भारत में रोजगार की गंगा, जमुना, सरस्वती, थेम्स, नाइल सब बहने के बावजूद जंग के माहौल में इजराइल चले गए। जब भारत अपने अमृतकाल में है, लोग ढूंढे नहीं मिल रहे, इतना रोजगार है, तो वो इजराइल चले गए नौकरी करने। कुछ कहते हैं कि वो गोली चलाने गए, लेकिन मोटी तनख्वाह मिल रही थी। मुझे अपने उन नौजवानों की, उन क्रांतिवीरों की फिक्र हो रही है। जैसा ये थाईलैंड का नागरिक वहां काम करने गया था, मारा गया है आज। मैं कहता हूं तमाम परिवारों से, अगर वो मेरी बात सुन रहे हो, कि अपने बच्चों से बात करें कि जंग तक रुक जाएं, वापस आ जाएं। भारत में अमृतकाल है, सब कुछ बह रहा है, लोग रोजगार को मिल नहीं रहे, इतना रोजगार है, आके यहां कर लो। अपने यहां देख रहे हो ना, मतलब दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क बन चुका है, तो काहे चले गए हो पराई धरती पर अपना देश छोड़कर? 2 रोटी तो यहां मिल जाएगी, 5 किलो राशन भी मिलता है, आ जाओ। वहां अपनी जान काहे जोखिम में डाल रहे हो? लेकिन हमें तो पता चला है वो फिर से रिक्रूटमेंट करने आ रहे हैं इजराइल वाले। उन्हें भारतीय बहुत पसंद है, कह रहे यहीं से मजदूर ले जाएंगे, कीले भी ठुकवाएंगे, पाइप भी लगवाएंगे, यहीं से करवाएंगे। और क्या है उनकी सुरक्षा, ये देख लीजिए। हमें उनकी फिक्र है, मेरे हिंदुस्तानी भाइयों की। गवर्नमेंट से हमें कोई मतलब नहीं, हम गवर्नमेंट की खबर ही नहीं दिखाते। खैर, द टाइम्स ऑफ इजराइल की हेडलाइन देखिए, इजरायली ऑफिशियल, नो डिसीजन ऑन ईरान अटैक, इजराइल यूएस इन ट्यून ऑन स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस। लगातार अमेरिका और इजराइल के बीच बातचीत चल रही है कि ईरान से बदला लेंगे, कितना बड़ा बदला लोगे, ऐसे मत करना, वैसे मत करना, क्या करें, फिर समेटेगा कौन। तो कल इजरायली ऑफिशियल की सिक्योरिटी कैबिनेट की बैठक हुई थी, डिसीजन लिया जाना था, लेकिन डिसीजन हुआ नहीं कि ईरान पर हमला कैसे करे इजराइल। कभी कभी मुझे लगता है कि हम लोग कहते थे कि भाई जो करना है उसके बारे में बात मत करो, इधर उधर की बातें करो, ताकि वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, फिर चल के पीटेंगे। हो सकता है कि ये इस तरह का भी मामला हो। अलमायदीन की खबर कहती है 5 मार्चर्स इन इजरायली बॉम्बिंग ऑफ बोदाई इन बीका वैली। बीका वैली लेबनान में आती है और यहाँ पर लगातार बहुत भयानक बमबारी की है। इसकी असली तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो दूसरा गजा बन चुका है। यहाँ पर एक बोदाई गांव है, वहाँ पर भी इस इलाके में बोदाई इलाका है, उस पर बमबारी की और यहाँ पर 5 लेबनानी शहीद हुए, जिसके बारे में इन्होंने जानकारी दी अलमायदीन। सोशल मीडिया पर कुछ अनकन्फर्म खबरें हैं कंफर्म सोर्सेस के हवाले से। ये है कि रशियन जो सुखोई 35 है वो ईरान को मिल गया है। ईरान को फर्स्ट बैच रूस ने भेज दिया है सुखोई 35 का। करंट रिपोर्ट ने दावा किया, हम सोशल मीडिया पर चर्चा है, दिखा रहे हैं, हम कंफर्म नहीं करते हैं। और ये भी कहा है कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी पहुंच चुका है ईरान रूस की तरफ से अभी। और इन्होंने ताबनाक जो एक वेबसाइट है उसके हवाले से खबर छापी और कहा है कि वो रिलायबल है, लेकिन ये सिर्फ एजेंसी यही रिपोर्ट कर रही है और किसी ने नहीं। इन्होंने दूसरे में एक वीडियो शेयर किया और बताया कि जो है एक हेलीकॉप्टर जो है इजरायली फौजियों को ले जा रहा है, घायल हैं, बताया जा रहा है कुछ मारे गए हैं, नॉर्दर्न बॉर्डर से रामबाम हॉस्पिटल जो हाइफा में है वहां पर, और रामबाम कह लीजिए। तो नॉर्दर्न बॉर्डर पर लगातार लड़ाई तेज हो रही है, हिजबुल्लाह हमले कर रहा है और फौजी घायल हो रहे हैं। अब इनकी खबर कल की हेडलाइन में आएगी। अभी ये दावा कर रहे हैं ऐसा हुआ, हम कंफर्म नहीं करते। तीसरी और ऐसी ही खबर है, हाँ, जिसके बारे में मैंने पढ़ा है। एक अमेरिकन जर्नलिस्ट है जिसने ये दिखाया अपनी रिपोर्टिंग के जरिए कि इजराइल को कितना नुकसान हुआ था ईरान के मिसाइल हमले में। पता ये चला है कि उस बंदे को ये सच दिखाने की वजह से अरेस्ट किया गया है। खैर, मीडिया तो हमेशा निशाने पर रहता है। हमसे बहुत से लोग चाहते हैं कि हम लंगोट बांध के यहाँ कुश्ती करें, नहीं हो सकता बाप। जितना कर रहे हैं वही आपको नहीं पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं।
اور جو بھی کر رہے ہیں ان مسئلوں پر رپورٹنگ، انہیں سلام کیجیے، کمیاں نکالنا بند کر دیجیے، وہ لوگ بڑی محنت سے کام کر رہے ہیں۔ ہاں کچھ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، ان سے خبردار رہیے۔ اگلی ہیڈ لائن، گیان کم بانٹیں گے۔ اسرائیل انٹینسیفائز اٹیک آن لیبنان اینڈ غزہ، ڈیتھ ٹول رائزز۔ لگاتار شہیدوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ لیبنان اور غزہ پر لگاتار اسرائیل کے حملے تیز ہوتے جا رہے ہیں۔ الجزیرہ کی ہیڈ لائن ہے جنہوں نے یہ بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں غزہ میں جہاں جہاں بمباری کی ہے اسرائیل نے، ٹوٹل ملا کر لگ بھگ 61 فلسطینی شہید ہوئے ہیں، 231 زخمی ہوئے ہیں۔ میں نے ویڈیو دیکھے تو میرا دل لرز گیا۔ چھوٹے بچے تھے جن کے ناپ کے جوتے بھی آسانی سے مارکیٹ میں نہیں ملتے، اتنے چھوٹے، ان کی آنتیں نکلی پڑی تھیں۔ یہ تصویریں ہم نے ہولوکاسٹ نہیں دیکھا تھا، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں آج کا، ہم وہ جینوسائیڈ دیکھ رہے ہیں، اور ہم اسے جینوسائیڈ ہی کہیں گے۔ چھوٹے چھوٹے بچے نشانہ بنائے جا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے۔ یہ جنگ نہیں، یہ ظلم ہے۔ اسرائیل ڈینائنگ فیول ٹو ہاسپٹلز ان ناردرن غزہ، اتھارٹیز سے۔ بات صرف اتنی نہیں کہ لوگ بمباری میں مارے جا رہے ہیں، علاج کی کمی کی وجہ سے بھی مارے جا رہے ہیں۔ اسرائیل نے ہاسپٹلز کو نارتھ غزہ میں فیول دینے سے انکار کر دیا ہے، اور اس سے وہاں پر اور زیادہ مشکلات پیدا ہو گئی ہیں۔ آخر میں ایک ہلکی خبر، دنیا بھر کی خبریں ہیں تو یہ بھی صحیح۔ ایلون مسک دنیا بھر میں آپ جانتے ہیں بڑے ارب پتی ہیں، ایکس ان کا، ٹویٹر ان کا، اور اسپیس ایکس ان کا، ٹیسلا ان کی کمپنی۔ انہوں نے پہلی اپنی روبو ٹیکسی کا جو ہے پروٹوٹائپ دنیا کے سامنے پیش کیا، خود چلا کے بھی، اس میں بیٹھ کے بھی دکھایا۔ اس میں نہ ڈرائیور ہوتا ہے، نہ کوئی اسٹیئرنگ ہے، نہ کوئی پیڈل ہے، بس سیٹ پہ بیٹھو اور یہ اس کی لوکیشن فکس ہوگی، یہ چلنے لگے گی۔ یہ بتایا ہے کہ 2026 تک یہ بازار میں آ جائے گی، اور اس کی قیمت $30,000 سے کم رکھی گئی ہے۔ کتنی چھوٹی قیمت ہے، آپ بھی خرید سکتے ہیں۔ 2 لوگوں کے لیے ٹیکسی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ دنیا بھر کی خبروں میں آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کوئی غلطی ہو گئی ہو تو سوچئے گا، میں لائیو پڑھتا ہوں، کبھی کبھی سلپ آف ٹنگ ہو جاتا ہے۔ میرے نقطے زیر زبر مضبوط ہیں، ان میں بھی گڑبڑی ہو سکتی ہے، انسانی تو ہوں، معاف کر دیا کریں۔ سلامت رہیں، خوش رہیں، دعا کرتے رہیں، عبادت کرتے رہیں۔ فلسطینیوں کے لیے، غزہ کے معصوم لوگوں کے لیے دعا ضرور کریں۔